नमस्कार जोहार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चों ये वीडियो जो होने वाला है आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप में से कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराइए, तो आपके लिए लेकर के हैं 2023 में जो एग्जाम हुआ था वो साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको इसमें बहुत ही स्पेशल स्पेशल चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। इसमें 40 क्वेश्चन जो पहले होते थे वो 40 क्वेश्चन का सेट है रहने वाला है ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसमें इन 40 क्वेश्चन के अतिरिक्त आपको हर एक पॉइंट से कम 20 से 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको सीखने को मिलेगा। यानी एक कंप्लीट पैकेज में 70 से 80 क्वेश्चन आपको सीखने को मिलने वाला है। 40 तो ये पेपर वाले और 40 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे सीखने को वो रहने वाले हैं डियर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए बच्चों। और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो जरा सा भी आपको लगे कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव है या फिर आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट है, टाइम पास हो रहा है, तब आप तुरंत ही इसको डिसलाइक भी कर दीजिएगा विदाउट विदाउट एनी डाउट। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है अवतल। अवतल दर्पण जो होता है आपका डियर, देखिए यहां पर इस तरह से ऐसे होता है, यहाँ पे समझना इसको। और जो मुख्य फोकस की बात करता है तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वहां पे आपका मुख्य फोकस होता है। तो देखिए ये आपको इस तरह से समांतर किरणें हैं जो कि यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा, ये यहाँ पे काट रही हैं, ये आपका मुख्य फोकस हो गया। तो जिस साइड से प्रकाश किरणें आपतित हो रही होती हैं उसी साइड अगर मुख्य फोकस बन रहा होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, रियल फोकस बोलेंगे या रियल इमेज। अगर इमेज भी इधर ही बनती है तो रियल। लेकिन अगर हमारा उत्तल दर्पण होता तो उसमें हमारा ये इस साइड ना होकर के जिस साइड से प्रकाश किरण जाती है उसकी दूसरी साइड यानी इस तरफ में आपका बन रहा होता कौन सा, मुख्य फोकस। इसलिए अवतल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा। अवतल में हमारा क्या होता है, रियल फोकस, जबकि उत्तल में हमारा इमेजिनरी या वर्चुअल फोकस होता है या काल्पनिक फोकस होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है डियर? तो आंसर है उत्तल दर्पण लगा होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन बोलता है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण, तो आंसर क्या करेंगे, उत्तल दर्पण करेंगे। राइट। इसको हम लोग साइड विंग्स या साइड मिरर के रूप में भी जानते हैं। राइट। या पश्च दृश्य देखने के लिए मोटर वाहन में कौन सा दर्पण लगता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अवतल का यूज कहाँ होता है? तो अवतल का यूज जो है, जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट में आपका अवतल दर्पण का यूज होता है जो मोटर के। और समतल दर्पण का यूज कहाँ होता है? तो चेहरे का प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग समतल दर्पण का यूज करते हैं, जिसमें जनरली हम लोग अपना आईना जिसको कहते हैं और जिसमें हम लोग कंघी वगैरह करते हैं, फेस वगैरह देखते हैं, ये सब। अब अगला क्वेश्चन है, ये देखिए 3 नंबर, एक लेंस की क्षमता दी हुई है -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए जो क्षमता है P इक्वल टू दिया हुआ -2 डायोप्टर, जबकि पावर की जो पावर का फार्मूला होता है 1/f होता है, जहां f किस में दिया होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो -2 इक्वल टू 1/f है या फिर f इक्वल टू 1/-2 हो जाएगा, बराबर -1/2 इंटू ये इतना मीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे फोकस किस में होना चाहिए, फोकल डिस्टेंस मीटर में। सो इसको जैसे ही चूंकि यहाँ पे सब सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब इसको हमको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो f इक्वल टू ये 2 से कटेगा तो 50 टाइम्स में जाएगा, तो -50 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर करेक्ट होगा। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम? तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा डियर, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम, ये लगभग 2.47 या फिर 2.43 कहीं। जल का 1.3 होता है, शीशा जो होता है, कांच गिलास जिसको कहते हैं, 1.5 होता है, और हवा का 1.007 या 1.003 नियर होता है। यहां पर ये वैल्यू आपको मैंने लिख दी है, वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा किसका रहेगा, डायमंड का रहेगा। डायमंड के बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ग्लास आएगा। ग्लास के बाद कौन आता है, वाटर आएगा। वाटर के बाद आपका एयर आएगा। तो इस क्रम को आप ध्यान रख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर। यहाँ पे प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना
घटित होती है। तो प्रिज्म से जैसे ही कोई श्वेत प्रकाश जाता है, प्रवेश करता है प्रिज्म में, तो जब बाहर निकलता है तो वो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। परावर्तन क्या होता है कि जैसे कोई प्रकाश किरण है किसी एक माध्यम से आ रही है और किसी दूसरे माध्यम के जो है सॉलिड सरफेस से, चिकनी सतह से टकराती है, तो वो उसी अपने ही माध्यम में, जिस माध्यम से आ रही होती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को परावर्तन, रिफ्लेक्शन कहते हैं। और अपवर्तन क्या होता है डियर, कि जैसे ही एक मीडियम नंबर 1 है ये और ये दूसरा माध्यम है, राइट, जैसे ये पानी हो गया, ये ग्लास हो गया, तो एक माध्यम से जब कोई किरण आ रही होती है तो वो क्या करती है, ये अभिलंब है आपका n डैश, तो अपने एक्चुअल रास्ते पे न जाकर के वो या तो थोड़ा सा मुड़ जाएगी अभिलंब की तरफ, या तो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है। तो इस घटना को, यानी कि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो ऐसी घटना हमारी अपवर्तन कहलाती है, रिफ्रैक्शन कहलाती है। तो आई होप कि आपने ये तीनों घटनाएं सीख गए, जान गए आप तीनों। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस के द्वारा जरा दृष्टि दोष, यानी कि जो इसको बोलते हैं प्रिस बायोपिया, ये हमारा जो दृष्टि दोष होता है इसको सही किया जाता है द्विफोकसी बाइफोकल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस जो है यूज होता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। उत्तल लेंस जो है यूज होता है आपका दूर दृष्टि को दूर करने के लिए। अगला है आपका क्वेश्चन, देखिए, खतरे का निशान किस रंग का बना होता है? तो वो आपका रेड रंग, रेड कलर का बना होता है। रेड कलर का क्यों बना होता है? क्योंकि रेड कलर जो है वो उसका जो उसका जो एक प्रकार से प्रकीर्णन होता है लाल का, वो सबसे कम होता है। जब प्रकीर्णन का मतलब फैलाव, लाल कलर जो है सबसे कम फैलेगा, और जो चीज कम फैलेगी वो क्या होगी? गाढ़ी होगी, डार्क होगी, इसलिए। और जो डार्क होगी वो दूर से ही हमको नजर आएगी। इसी वजह से हमारे जो सिग्नल होते हैं, खतरे के निशान होते हैं, वो क्या बनते हैं? लाल कलर के बनाए जाते हैं। नीला कलर जो होता है वो उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा मात्रा में फैलता है। इसीलिए जो आकाश का रंग है वो हमको कैसा दिखाई पड़ता है? वो नीला दिखाई पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ध्यान देना, विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? V = W/Q होता है। तो विभवांतर का एक और मात्रक होता है क्या? जूल प्रति कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम भी इसका एक मात्रक होता है, लेकिन एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट कहलाएगा। ओम किसका मात्रक होता है? तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का। एम्पियर किसका होता है? एम्पियर जो आपका होता है वो आपका करंट का होता है, विद्युत धारा का मात्रक, एसआई मात्रक एम्पियर। जबकि आपका विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक, वो कूलाम, और ये आपका प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। तो ये सब आंसर हो गए इस तरह से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए धारा को मापना है, नापना है कि कितनी धारा बह रही है, कितने एम्पियर, 2, 4, 5, 6 एम्पियर कितना है, तो किस यंत्र का उपयोग? तो वोल्ट मीटर को किन्हीं सिरों के बीच जो है विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर यूज होता है। गैल्वेनोमीटर जो है किसी सर्किट में, किसी परिपथ में करंट फ्लो हो रहा है, यानी धारा बह रही है कि नहीं, यानी धारा है उसमें कि नहीं है, इसकी सूचना बताता है कौन? गैल्वेनोमीटर। लेकिन जो एमीटर होता है उससे हम लोग उस परिपथ में कितनी धारा बह रही है, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, उस धारा का मान पता कर लेते हैं, उसकी माप करते हैं अमीटर से। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, अमीटर। गैल्वेनोमीटर, अमीटर में आई होप कि आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा। गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं हम लोग? किसी परिपथ में धारा है कि नहीं, बस इतनी सूचना मिलती है। अगर रहेगी धारा तो गैल्वेनोमीटर के जो निडिल है, सुई है, वो डिफ्लेक्ट होगी, विक्षेपित होगी, और अगर धारा नहीं रहेगी तो वो विक्षेपित नहीं होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए, किसी बल्ब से 1 मिनट में, ये टाइम दिया हुआ T = 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब हो जाता है 60 सेकेंड, और कह रहा है 120 कूलाम, ये आपको क्यों दिया हुआ है? 120 कूलाम तक का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा I निकालना है। तो Q बराबर क्या होता है? I इंटू में T होता है। सो यहां से हमारा I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T बन जाएगा। सो I बराबर Q कितना है? 120 कूलाम, और टाइम कितना है? 60 सेकेंड, राइट। तो 6 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 कूलाम पर सेकेंड, इसको हम लोग कहते हैं एम्पियर, राइट। सो I = 2 एम्पियर, ये आपका सही आंसर बन जाएगा। 2 एम्पियर ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बच्चों, आप बिल्कुल ध्यान देते रहिएगा। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है?
3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। और एक यूनिट को जो है आपको बता दें, इसी को हम लोग कहते हैं 1 किलोवाट घंटा, बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल के। तो याद रखिएगा। और आपसे पूछता है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो आंसर होगा ऊर्जा का मात्रक है। तो आपको यही एक ही क्वेश्चन में 2-3-4 बातें आपको बताते चल रहे हैं, जो मैंने आपको कहा था कि आपको इन 40 के अलावा अतिरिक्त सीखने को मिलेगा। तो ये सब यही है। बढ़ते हैं आगे। विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, राइट। जनरेटर से हम लोग क्या करते हैं, जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। मोटर से क्या करते हैं, या विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। अमीटर का काम क्या होता है, धारा मापने का काम करता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, धारा है कि नहीं किसी परिपथ में उसका पता बताता है हमको। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय में परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जैसे दो तार होते हैं, आपने देखा होगा, एक रेड वायर है, एक ब्लैक वायर होता है आपका, या येलो जो भी है, रेड ब्लैक ज्यादा आमतौर पर मिलता है। जैसे ही किसी कारणवश मान लीजिए कहीं पर दोनों कमजोर हैं, तो ये दोनों जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो जो करंट है वो अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उनको फ्लो होने के लिए जो है दो रास्ते, यानी कि उनके लिए रास्ता बहुत आसान मिल जाता है, दो रास्ते हो जाते हैं। अब सोचिए, एक रास्ता है, इस पे 10 गाड़ियां चल रही हैं, और जब इसी को दो लेन में बदल देंगे तो अब आराम से वो दोनों गाड़ियां चलेंगी, यानी जाम खत्म हो जाएगा। तो वही वो आजादी फील करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब दोनों टच में आ जाते हैं तो इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो। रेजिस्टेंस जीरो का मतलब है करंट बेहिसाब बढ़ जाना, और करंट जब बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। हीट इतना ज्यादा होता है कि वो जो है आग लग जाती है आपकी। इसीलिए आपने सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कई जगहों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आग लग जाती हैं। बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है, तो किससे लाल हो जाता है, अम्ल से लाल हो जाता है, ध्यान देना। तो नीला लिटमस पेपर लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देता है, तो अम्ल लाल कर देता है। इसका उल्टा अगर कह दें कि लाल लिटमस पेपर को नीला कौन बना देता है, तो भाई वो होते हैं क्षार। ठीक है, याद रखना। नीला लिटमस पेपर अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला बना देता है। ये हमारे सूचक हैं, राइट। एसिड बेस जो है पता करने वाले सूचक हैं, इंडिकेटर हैं। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। निम्न में से कौन सा क्षार है, देखिए ये एसिटिक एसिड लिखा हुआ है, यानी एसिटिक अम्ल है, जो कि सिरके में पाया जाता है पहले ऑप्शन में। तो ये तो अम्ल हो गया। दूसरा है नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3। और तीसरा है आपका सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक कहते हैं, ये सॉल्ट हो गया आपका। लवण जिसको कहते हैं, ये अम्ल हो गया। ये भी एसिड हो गया। और यहाँ पे NaOH आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यही आपका बेस है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो ये एसिड और ये सॉल्ट है, और ये आपका बेस। तो बेस कौन सा है इसमें से, क्षार कौन सा है, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस हो जाएगा। बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम सल्फेट आपका रासायनिक सूत्र होता है, बोलते हैं इसको CaSO4 × 2H2। सभी में देखिए सेम फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन जो पानी की मात्रा है सब में अलग अलग है। तो करेक्ट मात्रा जो पानी की होनी चाहिए, जो जिप्सम में होती है, वो होती है × 2H2O के रेशियो में होती है। तो सही फार्मूला होगा CaSO4 × 2H2O, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बच्चों। देखिए एक समीकरण दिया हुआ है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, जिसको गर्म करने पे हीट लगने से वो क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो एक यौगिक जो है दो अलग अलग कंपाउंड में ब्रेक हो जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है, इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, ये आपका वियोजन रिएक्शन है। इसका ठीक उल्टा, दो अलग अलग कंपाउंड मिलकर के एक कंपाउंड बनाते हैं तो वो संयोजन रिएक्शन हो जाता है। और विस्थापन होगा कि जैसे अगर कोई दो चीजें हैं A + B, अब B जो है A से रिएक्ट कर करके इस A के कुछ तत्व को क्या कर देता है, जैसे मान लीजिए A + C है, राइट। अब ये जो है बना देता है A + B, और यहाँ पे C अलग हो जाता है, राइट। तो ये जो रिएक्शन होगा अब क्या कहलाएगा, ये आपका विस्थापन हो गया। यानी B जो है रिएक्ट किया तो A से जो C था उसको हटा दिया, और A के साथ खुद जुड़ गया, तो C को क्या किया इसने, डिस्प्लेस कर दिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं, एक धन सिरा होता है और एक ऋण सिरा होता है। तो ध्यान देना, जैसे ही
ये मान लीजिए धन सिरा है, ये ऋण सिरा है। तो जो धन सिरा होता है, धन सिरे को हम लोग कहते हैं, धन सिरे को एनोड बोला जाता है, और जो ऋण सिरा होता है उसको कैथोड बोलते हैं। तो जैसे ही किसी बीकर में विद्युत अपघटन कराया जाता है, किसका, पानी का जब विद्युत अपघटन कराया जाता है तो आपसे पूछ रहा है कि कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी। पानी का मतलब होता है H2O, राइट। H2O का विद्युत अपघटन क्यों कराया जाता है, क्योंकि पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो दोनों तत्व हैं उनको अलग करने के लिए विद्युत अपघटन इनका कराया जाता है। तो विद्युत अपघटन जब इनका कराया जाएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, लेकिन वैसी कंडीशन में अब जो अलग हो जाने के बाद फिर से उनको पानी के रूप में बदला नहीं जा सकता। इसलिए ये जो रिएक्शन होता है विद्युत अपघटन, ये आपका रासायनिक अपक्रिया कहलाती है या फिर रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, राइट। और ये नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अब होता क्या है कि देखिए H जो है हाइड्रोजन वो प्लस आयन क्रिएट करता है और ऑक्सीजन नेगेटिव आयन क्रिएट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब दोनों में कौन किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा, तो ऋण आयन जो होता है वो धन आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो धन आयन है वो ऋण आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि दो विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो जो ऋण आयन होता है और ऋण वाला सिरा जो होता है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। तो कैथोड पे कौन सी गैस मुक्त होगी डियर, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा डियर। अब इससे आसानी से हमको लगता है कि आपको नहीं बता पाएंगे हम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। उपचयन अपचयन होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होता है वो कहलाता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया का नाम क्या है, दूसरा रेडॉक्स रिएक्शन होता है। संक्षारण होता है, जैसे किसी भी चीज में जंग लग जाता है, जैसे लोहे में जंग लगता है उसको हम लोग संक्षारण कहते हैं, यानी कि उसका एक प्रकार से ह्रास होना, यानी कि वो टूट टूट रही है, धीरे 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 उसका क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, यानी कि वो खराब होती चली जा रही है। जैसे लोहे में जंग लगता है तो इसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। विकृत गंधिका क्या होती है, ये होता है जैसे हमारा जो भोजन होता है जब सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो उसमें जो बदबू आने लगती है उसी बदबू को हम लोग विकृत गंधिका कहते हैं, राइट। रेंसिडिटी बोलते हैं। वो ऐसा किसके कारण होता है, वो अम्लीय हो जाता है ना, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है कि देखिए निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, तो देखिए कॉपर है, आयरन है, जिंक है, एल्यूमिनियम है। तो सबसे अच्छा जो चालक है वो है आपका कॉपर होगा। कॉपर में सबसे अच्छे से आसानी से जो है करंट फ्लो हो जाएगा। उसके बाद आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, इन सब में इसकी अपेक्षा कम यानी कि इसका जो प्रतिरोध होता है बाकी तीनों का, उनका कॉपर की अपेक्षा ज्यादा होता है, इसलिए कॉपर अच्छा चालक है। लेकिन अगर इसी में कहीं एजी लिखा होता डियर, कभी कभी आपको आ जाता है एजी मतलब क्या होता है, सिल्वर यानी चांदी। तो चांदी होता तो अगर जेडन की जगह पे एजी लिखा होता तो एजी सही हो जाता, क्योंकि एजी जो होता है सीयू से भी बेहतर होता है, राइट। और एजी क्यों एजी यूज नहीं होता तारों में, क्योंकि सिल्वर जो होता है, चांदी, वो महंगा होता है और उसकी मात्रा कम है। इस वजह से तार जो है, और चोरी होने का भी खतरा, खूब समझ रहे हो, सोच के देखो कि चांदी के तार बने रहेंगे और ये महंगा भी होता है, तो क्या करेंगे, चोरी खूब भी होगी, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो है एजी यूज कम होता है, ये कम मात्रा में भी पाया जाता है और महंगा होता है इस वजह से, और आपका इसीलिए इसका यूज कम किया जाता है तार बनाने में। किसका यूज ज्यादा होता है, कॉपर का यूज, आयरन का यूज और एल्यूमिनियम का यूज होता है। इन सब में सबसे अच्छा चालक कौन सा है, कॉपर, राइट। लेकिन अगर एजी होता इसी ऑप्शन में जेडन की जगह पे, तो आंसर क्या सही होता, एजी यानी सिल्वर, राइट। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन गंधक क्या है, गंधक को बोलते हैं हम लोग सल्फर। सल्फर जो होता है वो एक अधातु होती है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, सीसा और टिन की मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा ये वन वर्ड वाले क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, CnH2n+2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है, जबकि एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है, राइट डियर। एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन जहां रहता है वहां डबल बॉन्ड लगेगा, और एल्काइन जो होता है वहां थर्ड बॉन्ड लगता है, तीन बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहता है। एल्केन में देखिए एन यूज होता है, और इसमें एन इन यूज होता है एल्कीन में, और इसमें क्या होता है, आइन, 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 राइट। जैसे मेथ है,
मेथ जैसे ये है तो मेथ एक कार्बन एटम है तो मेथ कहलाएगा। मेथ में अगर ऐड कर दिया जाए एन तो मेथेन हो जाएगा। मेथ में अगर इन ऐड कर दिया जाए तो मेथीन हो जाएगा। मेथ में अगर आइन ऐड किया जाए तो मेथाइन हो जाएगा। बात समझ में आया? एथ रहेगा, एथ में एन ऐड कर देंगे तो एथेन हो जाएगा। एथ में इन जोड़ देंगे तो एथीन हो जाएगा। और एथ में अगर आइन जोड़ देंगे एथाइन हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको IUPAC पद्धति में जो नामकरण होता है वहां पर इसका यूज करते हैं डियर। थोड़ा सा मैंने टिप्स दे दिया, अब बाकी आप धीरे धीरे जब पढ़िएगा वहां पे आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर IUPAC पद्धति वाले सिस्टम से ही रिलेट करता है ये भी। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप यानी प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो CHO जो होता है वो आपका एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह होता है। जो OH है ये किसका है? एल्कोहल का। ये है कीटोन का, CO कीटोन का, डबल बॉन्ड CO कीटोन होता है। और COOH होता है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, राइट। तो OH में जो है ऑल लगता है, राइट। ये जहां फंक्शनल ग्रुप रहेगा ऑल लगता है। ये आपका इसमें ओन लगता है, राइट। और इसमें अल लगता है, अल। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको बोलते हैं, है ना। तो इसको ओइक एसिड बोलते हैं, ओइक अम्ल बोलते हैं। ये जब रहेगा, जैसे मेथेन है, आपको बताते हैं, मेथेन है, अगर मेथेन में जोड़ दिया ऑल तो मेथेनॉल बन गया। अगर मेथेन में जोड़ दिया अल तो मेथेनल बन गया। अगर मेथेन में जोड़ दिया ओन तो मेथेनोन बन गया। अगर मेथेन में जोड़ दिया ओइक एसिड तो मेथेनोइक एसिड बन गया। समझ में आया ना बच्चों? आई होप कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा और कनेक्ट भी बेहतर ढंग से आप कर पा रहे होंगे। अगर कभी भी नहीं पढ़ा है तो इतना ईजी आप समझ जाएंगे आसानी से। फिर भी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए डियर, एथेनॉल सोडियम से अपक्रिया करके कौन सी गैस बनाता है? कौन सा गैस बनाता है? यहाँ कौन सी लिखना चाहिए था। तो देखिए क्या लिखा हुआ है जो एथेनॉल है तो C2H5 और OH। अभी मैंने एथेनॉल बताया था ना, मेथ एथ, कार्बन 2 है तो इसलिए एथ हो गया, और OH लगा हुआ है तो इसमें आपका ऑल लग गया, तो एथेनॉल हो गया यहाँ पे। और प्लस इसने क्या कहा, सोडियम यानी Na, राइट। सो अब ये जो रिएक्ट करता है तो ये देखिए रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपका, रिएक्ट करके ये बनाता है C2H5 और इनटू में O और Na, O माइनस में Na प्लस में रहता है, प्लस H2 बना देता है, राइट डियर। अब इसको थोड़ा बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे और इस साइड में भी हम लोग 2 लगा देंगे, तो ये अब हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो ये आपका रिएक्शन होता है टोटल। अब देखिए यहाँ पे सोडियम जो है जैसे ही एथेनॉल के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन जो है गैस वो अलग हो जाती है और जो सोडियम है वो इसका जगह ले लेता है। सॉरी, यहाँ पे Na लिखा जाएगा, Na प्लस रहेगा। तो इस तरह से ये Na क्या कर दिया, आपको हाइड्रोजन को क्या कर देता है। अब मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, आपको क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऊपर में बताया गया था ना, विस्थापन अभिक्रिया है या संयोजन अभिक्रिया है या फिर वियोजन अभिक्रिया है, इसमें से कौन सी अभिक्रिया है आपको इसको बताना है। जो सही आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका नाम हमको लिख के जरूर बताइएगा डियर। मैं आपके रिस्पॉन्स का इंतजार करता रहूंगा। चूंकि मैंने ऊपर समझाया और यहाँ पर भी आप समझ पा रहे होंगे इस रिएक्शन में ये कैसी अभिक्रिया है। तो आंसर बताना था कि कौन सी गैस बनती है, तो आपने देख ही लिया कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी जो है, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो आवर्त होते हैं, देखिए एक आवर्त होता है और एक समूह होता है, राइट। समूह को ग्रुप बोला जाता है और आवर्त को पीरियड बोलते हैं। तो 7 पीरियड होते हैं, राइट, और 18 समूह होते हैं, राइट। तो इस तरह से चूंकि आवर्त पूछ रहा है तो आवर्त ही नहीं, अगले क्वेश्चन में समूह पूछ लेगा हो सकता है, तो 7 आंसर ये आपका सही हो जाएगा। जब समूह पूछेगा तो 18 सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 27 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरत है। स्वपोषी कौन होता है, पौधे होते हैं, तो उनके लिए क्या जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल जरूरी होता है, सूर्य का प्रकाश और साथ ही साथ क्लोरोफिल, यानी तीनों चीजें जरूरी होती हैं। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो स्वपोषी यानी पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उस टाइम पे जो क्लोरोफिल का काम क्या होता है डियर, ध्यान देना, क्लोरोफिल का काम होता है जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी जो ऊर्जा होती है उसको ट्रैप करके जो है पौधों के अंदर रोक के रखना, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो कहां पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका अमाशय में ये पाए जाते हैं, स्टोमक आपको बोलते हैं अमाशय को। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्त रस का स्राव कहां होता है। तो पित्त रस जो है आपका लीवर में बनता है, आंसर हो जाएगा लीवर।
अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। एक चीज और है, इसका एक और नाम है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्यों? क्योंकि ये जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनके वर्किंग फंक्शंस को क्या करती है? कंट्रोल करती है। इस वजह से इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 31, घेंघा रोग किससे पनपता है डियर? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग पनपता है, ये हम सब बच्चों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोष में परागकण पाए जाते हैं। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में मानव की निषेचन क्रिया होती है, फैलोपियन ट्यूब, राइट। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है, जीनी संरचना जीनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, एक स्त्री में कौन सा गुणसूत्र होता है? लिंग गुणसूत्र। ये आपका XX होता है, ये आपका फीमेल में पाया जाता है, जबकि XY किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, जैव आवर्धन यानी जंतुओं को, जीवों को बचाने के लिए कौन सा रसायन यूज होता है? तो यहाँ पे देखिए एटीपी को हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जबकि एडीपी को बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और जो सीबीसी होता है इसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड कंट्रोल, जो कि इससे हम लोग ब्लड टेस्ट में यूज होता है। और डीडीटी जो होता है ये आपका यही सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक आपका कीटनाशक के रूप में यूज होता है, तो कीटों को मार करके ये जैव को बचाने में मदद करता है। सो इसका पूरा नाम भी ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ सकता है ऑप्शन में दे करके कि इसको बोलते हैं डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। फिर से एक बार सुनिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, राइट। ये एक कीटनाशक होता है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, बाघ उपभोक्ता है। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए बाघ उपभोक्ता है, सबसे पहले कौन आता है? पौधे। पौधे आते हैं सबसे पहले। पौधों को कौन खाता है? बकरी, जो हमारी फूड चेन होती है। बकरी को कौन खाता है? बाघ या फिर शेर, बाघ की जगह शेर भी लिख सकता है। तो जो ये भोजन बनाते हैं ये सनलाइट से यानी कि प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, इसलिए ये फर्स्ट जो प्रथम पोषी स्तर के कहलाते हैं, राइट। प्रथम पोषी स्तर, प्रथम पोषी स्तर। बकरी जो है आपकी सेकंड पोषी स्तर कहलाती है, पोषी स्तर। और बाघ जो है आपका थर्ड पोषी स्तर का, राइट, थर्ड पोषी स्तर का। लेकिन जैसे पौधों को किसने खाया? बकरी ने, तो बकरी क्या हो जाएगी? फर्स्ट कंज्यूमर हो जाएगी, फर्स्ट कंज्यूमर। और बकरी को किसने खाया? बाघ ने, तो बाघ क्या कहलाएगा? सेकंड कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। ये प्रथम, बकरी प्रथम उपभोक्ता, बाघ जो है या शेर जो है सेकंड उपभोक्ता। लेकिन किस श्रेणी का, किस पोषी स्तर का है? तो आपका थर्ड पोषी स्तर का है। तो आंसर हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर का आंसर। अगर बकरी पूछता तो ये द्वितीय पोषी स्तर का होता, राइट। तो इस तरह से इसमें आप लोग आंसर करिएगा बच्चों, ये काफी कंफ्यूजिंग भी होता है कभी कभी। तो जैसे इसी में क्वेश्चन कह दे कि बाघ जो है मतलब कौन सा उपभोक्ता है? तो सेकंड या फर्स्ट, थर्ड, बात समझे? तो आंसर हो जाएगा सेकंड प्रकार का। लेकिन यहाँ पे इसने पोषी स्तर पूछा है, इसलिए पोषी स्तर तो आपका फीडिंग लेवल क्या हो जाता है? आपका जो ट्रॉपिक लेवल है वो आपका थर्ड हो जाएगा, सही। अगला है क्वेश्चन, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1970 में चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 39 देखिए कि पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना? 15 या 16 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्योंकि जैसे ये नदियां जो होती हैं, ये जो कि पानी कैरी करके ले आ रही होती हैं, इन पे हम लोग क्या कर देते हैं? बांध बना देते हैं। तो ये जो बहता हुआ पानी में बहता जो पानी है उसमें गतिज ऊर्जा रहती है, वो जब पानी स्टोर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो उसमें हाइट बढ़ने लगती है और उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। पानी की वो जो स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है पानी में, वही स्थितिज ऊर्जा हम लोग किसमें बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलते हैं। आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा ही आएगा, चूंकि इसमें काफी मेहनत किए हुए हैं और आपके लिए थोड़ा सा भी अगर लाभप्रद हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा। और मिलेंगे जल्द ही ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।